आग उगलते मई के महीने में बसंत जी आंगन में अपनी चारपाई पर लेटे हुए थे। खुली आसमान के नीचे पसीने से तरबतर वे चांद को निहारते हुए अपनी स्वर्गवासी पत्नी मीना जी को याद करते हुए लगातार आंसू बहाए जा रहे थे। वैसे तो रात के 2 बज रहे थे, लेकिन मानो इस समय भी उनकी आंखों से नींद आंख में चौली खेल रही थी। नींद आती भी तो कैसे, आखिर सुबह सिर्फ एक कप चाय ही नसीब हुई थी उन्हें। उसके बाद से अनाज का एक दाना तक भी उनके मुंह में नहीं गया था। लेकिन काम तो उनसे भरपूर लिया गया था दिन भर। अब तो उनके पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे थे। थक हार कर आखिरकार बसंत जी धीरे से रसोई घर में जाकर खाना ढूंढने लगे। लेकिन अफसोस, रसोई में खाली बर्तनों के अलावा कुछ भी पड़ा नहीं था। फिर सोचा, थोड़ा सा दूध ही पी लिया जाए और कुछ फल खा लिया जाए, कम से कम भूखे पेट को थोड़ी राहत मिलेगी। इसी उम्मीद से फ्रिज खोलना चाहा, लेकिन ये क्या, फ्रिज में लॉक लगा हुआ था। निराश मन से बसंत जी एक गिलास पानी पीकर ही वापस अपनी चारपाई पर आकर लेट गए। एक और तो इतनी भयंकर गर्मी और दूसरा भूख। परेशान होकर बेबस बसंत जी दाएं बाएं करवट बदल रहे थे और जल्दी से जल्दी सुबह हो जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिससे सुबह उनकी बहू नीलम उन्हें कुछ खाने के लिए दे। बसंत जी के कमरे में पंखा नहीं लगा था, इस वजह से वह आंगन में खटिया पर सोते थे। वहीं दूसरी ओर उनके बेटा रोहित और बहू नीलम अपने कमरे में एसी चलाकर सुकून से सो रहे थे। दरअसल रात में उनके बेटा रोहित और बहू नीलम दोनों शादी में गए हुए थे और रात को वहीं डिनर करके घर लौटे थे। बसंत जी के लिए उनकी बहू ने दोपहर के बची चावल और थोड़ी दाल रख दी थी और अपने ससुर से यह कहकर चली गई कि चावल गर्म करके खा लेना। उनकी बहू नीलम अक्सर ही बचे कुचे भोजन बसंत जी को खाने में दे दिया करती थी और अब तो बसंत जी को इस चीज़ की आदत ही पड़ चुकी थी। बहू के कहने पर उन्होंने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया और बेटा बहू शादी की दावत खाने चले गए। रात के समय जब बसंत जी को भूख लगी तो खाना लेने के लिए वह रसोई घर में गए, लेकिन जैसे ही चावल निकालने के लिए उन्होंने ढक्कन हटाया तो देखा कि चावल खराब हो चुके थे और दाल में से भी बदबू आ रही थी। लेकिन बहुत जोरों की भूख भी लग रही थी उन्हें। उन्होंने इधर उधर नज़र दौड़ाई, लेकिन खाने के लिए रसोई में कुछ भी ना दिखा। दूध और फल बहू नीलम ने फ्रिज में बंद कर रखा था। रात के करीब 12:30 बजे बेटा बहू शादी से घर लौटे और अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन बसंत जी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी बहू नीलम को इस समय खाना बनाने के लिए कहे। इसलिए वे भी चुपचाप सोने चले गए। लेकिन जैसे जैसे रात बीत रही थी, बसंत जी की भूख भी बढ़ती जा रही थी। भूख से तड़पते हुए उनकी आंख लग गई और सुबह मंदिर की घंटी बजने के साथ उनकी आंख खुली। चारपाई से उठकर देखा तो उनकी बहू नीलम रसोई घर में खाना बना रही थी। खाने की खुशबू से बसंत जी की भूख और भी तेज हो गई। दिल को एक संतुष्टि भी मिली कि चलो अब थोड़ी ही देर में कुछ खाना खाने को मिलेगा। वे यह सोच ही रहे थे कि उसी समय उनके कानों में एक जोरदार कड़कती हुई आवाज़ आई और वे अंदर तक हिल गए। कितनी देर लगा दी आपने उठने में? इतनी देर तक भी कोई सोता है क्या? बसंत जी ने अपनी बहू नीलम की ओर देखा तो वह गर्म चाय का प्याला बसंत जी के हाथों में थमाते हुए बोली, जल्दी से यह चाय पी लीजिए और घर के काम में भी मेरी मदद कर दीजिए। सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा कर दीजिए और कुछ गंदे मैले कपड़े पड़े हैं उनको धोकर छत पर सूखने डाल दीजिए और जब यह काम हो जाए तो बाजार से ताज़ी सब्जियां ला दीजिए। और हाँ, हाथ ज़रा तेज़ी से चलाना, घर पर गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए मैं खाना तैयार कर रही हूँ। उनके आने से पहले सारा काम निपट जाना चाहिए। बहू नीलम एक के बाद एक काम बोलती जा रही थी, लेकिन रात से भूखे बसंत जी बहू नीलम के आगे एक शब्द तक नहीं बोल पाए। एक कप चाय पीकर ही अपने आप को दिलासा दिया कि बहू काम करने के बाद उन्हें खाने को देगी, इसलिए वे जल्दी ही सारे काम करने में लग गए।
पूरे घर में झाड़ू पोछा कर बाथरूम में रखे कपड़े धोने के लिए चले गए। बुढ़ापे और कमजोरी के कारण उनसे इतना काम नहीं किया जाता था, लेकिन बसंत जी मजबूर थे। घर का सारा काम करने के बाद बसंत जी हांफते हुए अपनी बहू नीलम के पास आए और बोले, बहू, घर का सारा काम मैंने कर दिया है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। रात के खाने के लिए जो तुमने चावल दाल रख गई थी वह खराब हो गई थी, इसलिए मैं चावल दाल नहीं खा पाया। तभी बहू नीलम तपाक से बोली, अच्छा, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या मैं आपको बासी खाना खाने के लिए देती हूँ? हे भगवान, अब यह इल्ज़ाम लगाना भी बाकी रह गया था मुझ पर। शर्म नहीं आती आपको ऐसा झूठ बोलते हुए? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जब तक मेरे मेहमान आकर खाना नहीं खा लेते तब तक मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाली। अरे, अगर खाना कम पड़ गया तो? अगर कुछ बच गया तो मैं आपको बाद में दे दूंगी। अब आप यहाँ मेरे सर पर मत खड़े रहिए। ऐसा कहते हुए नीलम ने बसंत जी के हाथ में 4 बिस्किट थमाया और बोली, अपने कमरे में जाकर इन्हें खा लेना, और हाँ, जब तक मेरे सहेलियाँ आकर चले नहीं जाते तब तक वहीं बैठे रहना। यहाँ बाहर इधर उधर घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आंगन में से अपनी चारपाई भी उठा लीजिए, मेरे घर को कबाड़ खाना बनाकर रखा हुआ है। बसंत जी का एक मन तो हुआ कि अपनी बहू की कड़वी बातों का मुंह तोड़ जवाब दे, लेकिन फिर यह सोचकर चुप रह गए कि बेटे रोहित के आते ही बहू नीलम हंगामा खड़ा कर देगी और बेटा रोहित भी अपनी पत्नी की बातों में आकर फिर से उन्हें वृद्धाश्रम छोड़कर आने की धमकी देने लगेगा। जब से बेटे की शादी की है उसे अपने बूढ़े बाप की तकलीफ़ें नज़र कहाँ आती हैं। वह तो सिर्फ अपनी पत्नी की ही बातें सुनता है। इसलिए बसंत जी चुपचाप आंगन से चारपाई उठाकर अपने कमरे में रख दी और वहीं आकर बैठ गए। सोचने लगे कि कितने मंदिरों में माथा टेका था, कितनी मन्नतें मांगी थी, तब जाकर हमारे बेटे रोहित का जन्म हुआ था। और हम लोग तो यही सोचते थे कि बुढ़ापे में हमारा बेटा रोहित हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन उसे अपनी पत्नी के अलावा ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही उसकी बातों के अलावा कुछ सुनाई देता है। कभी एक पल भी निकाल कर मेरे पास बैठकर इतना तक नहीं पूछता कि पिताजी, आपकी तबीयत कैसी है, खाना खाया या नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। 2 मीठे बोल तक नहीं बोलता। अब तो जब भी मुंह से कुछ बोलता है आग ही उगलता है। बेटा रोहित और बहू नीलम जब भी मुझसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उन्होंने मुझे अपने साथ रख कर मेरे पे एहसान कर रहे हो। क्या कुछ नहीं किया मैंने अपने बेटे रोहित के लिए? क्या ऐसे दिन देखने के लिए मैंने उसे पाला पोसा था? अरे, था ही क्या हमारे पास? सिर्फ 2 कमरों का घर और एक छोटी सी कपड़े की दुकान। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने बेटे के लिए एक बड़ा कारोबार खड़ा करूँगा। इसलिए बेटे रोहित के जन्म होने के बाद मैंने दुगनी मेहनत की और लगातार 5 साल की मेहनत से एक छोटी सी कपड़ों की दुकान शोरूम में तब्दील हो गई। उसके लिए बड़ा सा घर बनवाया और व्यापार की एक एक बारीकी उसे सिखाई, जिसके कारण आज रोहित भी एक अच्छा व्यापारी बन गया है। उसके बाद उसकी पसंद की लड़की नीलम से उसकी शादी भी करवा दी और बहू नीलम घर आ गई। सब कुछ कितने अच्छे से चल रहा था। तब तो मेरी पत्नी सुधा भी जिंदा थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बिगड़ी और लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। जब तक सुधा मेरे साथ थी तब तक मैं इस घर का मुखिया हुआ करता था। बेटा रोहित और बहू नीलम कितना मान देते थे हमें। खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी। मैं और बेटा रोहित दुकान संभालते थे और मेरी पत्नी सुधा बहू नीलम के साथ घर के सारे काम संभाल लेती थी। घर में सारे लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन पत्नी के जाने के बाद मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मैं तो जैसे बेटा रोहित और बहू नीलम पर बोझ बन गया। धीरे धीरे बेटे रोहित ने दुकान पर पूरा कब्जा कर लिया और बहू ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया
और मुझे एक कमरे तक सीमित कर दिया गया। अरे यह सब तो उनका ही था, सब इनको ही मिलने वाला था। आज तो नौबत ऐसी है कि मैं अपने ही घर में कहीं आ जा नहीं सकता हूँ। कुछ दिनों के लिए मेरी तबीयत क्या खराब हुई, बेटे रोहित ने तो मुझे दुकान पर बैठने से ही मना कर दिया, यह कहकर कि आप बूढ़े हो गए हैं, तबीयत खराब हो जाएगी तो कौन संभालेगा। अब दुकान पर आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, दुकान मैं बहुत अच्छे से संभाल सकता हूँ। ऐसा कहकर उसने दुकान पर कब्जा जमा लिया। अगर जेब में कुछ रुपये होते तो बाहर से ही खाने को कुछ खरीद लेता, लेकिन बेटा रोहित तो मुझे 1 रुपया तक नहीं देता और बहू नीलम खाने को बचा कुचा देती। सोचते सोचते बसंत जी फूट फूट कर रोने लगे। बसंत जी की पत्नी सुधा को गुजरे हुए 5 साल बीत चुके थे और बेटे बहू का व्यवहार उनके प्रति दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। अब तो उन्हें 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिल पाती थी। बेटे रोहित ने उन्हें बूढ़ा करार देकर दुकान आने से तो मना कर दिया, लेकिन बहू नीलम अपने ही बूढ़े ससुर से घर के अधिकतर काम करवाने लगी। घर की साफ सफाई का काम हो या रसोई के जूठे बर्तन, बहू नीलम उनसे ही धुलवाती थी। और यदि बसंत जी बहू नीलम से कुछ कहते हैं तो घर में कलेश शुरू कर देती है। और इसी कलेश की वजह से अब बसंत जी आज तक चुप रहे, चुपचाप घर के सारे काम करते आ रहे हैं। समय बीतने के साथ साथ बेटे रोहित और बहू नीलम का व्यवहार तो बद से बदतर होता जा रहा था, लेकिन बेटे बहू को उन पर इतनी भी दया नहीं आई कि उनकी उम्र बढ़ती जा रही है तो घर का इतना काम वह कैसे कर पाएंगे। ऊपर से रोहित उन्हें बार बार वृद्धाश्रम छोड़ देने की धमकी देता। बसंत जी का एक पोता भी है जो MBA की पढ़ाई करने के लिए देश से बाहर चला गया। जब उनका पोता छोटा था तब बसंत जी अक्सर उनके साथ खेल कूद किया करते थे और उनके पोते विवेक को भी अपने दादाजी के साथ घूमना फिरना और खेलना बहुत अच्छा लगता था। बसंत जी कभी उसे पार्क में घुमाने ले जाया करते थे तो कभी बाजार में। दादा पोते में प्यार इतना था कि जब तक विवेक रात में अपने दादाजी से कहानी नहीं सुन लेता था तब तक उसे नींद ही नहीं आती थी। स्कूल से आने के बाद भी विवेक अपने स्कूल की सारी बातें अपने दादाजी को बताया करता था। बसंत जी पढ़ाई में भी अपने पोते विवेक की मदद किया करते थे। विवेक का भी सपना था कि वह बड़ा होकर एक बड़ा बिजनेसमैन बने, इसलिए स्कूल खत्म होते ही वह अमेरिका चला गया। जब से विवेक पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गया था तब से बसंत जी बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि एक उनका पोता ही था जिसके संग बातें करके समय बिताकर बसंत जी अपने सारे दर्द भूल जाया करते थे। विवेक ही अपने दादाजी की दवाई और खाने पीने का ध्यान रखता था। अपने कमरे में बैठे खिड़की के बाहर झांकते बसंत जी अपने अतीत के पन्ने पलटते जा रहे थे। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी और वह अपनी यादों के समुद्र से बाहर आ गए। वह समझ गए थे कि बहू नीलम की सहेलियां घर आ चुकी है। बाहर से खूब हंसी ठिठोली की आवाज़ आ रही थी और जोर शोर से नाश्ता पानी भी चल रहा था, लेकिन बहू नीलम ने उन्हें सख्त हिदायत दी थी कि वे बाहर ना निकले। इसलिए बसंत जी अपने कमरे में रात से भूखे अपने कमरे में ही इंतजार कर रहे थे कि कब बहू नीलम की किट्टी पार्टी में आए बहुएं की सहेली खाना खाए तो उन्हें भी कुछ खाने को मिले। बहू नीलम की किट्टी पार्टी को हुए 2.5 घंटे हो चुके थे। तब सब लोगों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया गया और सब उंगलियां चाट चाट कर खाना खाने लगे। खाने की महक उनके कमरे तक आ रही थी, जिससे उनकी भूख और भी अधिक बढ़ रही थी। बसंत जी पानी पीकर अपनी भूख मिटाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब तो पानी भी खत्म हो चुका था। इसलिए पानी लेने के लिए जैसे ही वह अपने कमरे से बाहर रसोई में गए, तभी रसोई में खड़ी बहू की एक सहेली बोली, अरे नीलम, तू अपने ससुर से भी कुछ काम काज करवाती है या नहीं, या दिन भर पड़े पड़े खाते ही रहते हैं। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही है तुम। अब पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत काम काज तो करवा लेती हूँ।
नहीं तो बैठे बैठे मुफ्त में खाना थोड़ी खिलाऊंगी। इनके हाथ पैर चलते हैं इसलिए रखा है, नहीं तो इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ देती। बातें करते हुए दोनों सहेलियां हंसने लगी और बाहर चली गई। बसंत जी रसोई में खड़े खड़े अपनी बहू और उसकी सहेलियों की बातें सुन रहे थे। उनके शब्द उनके दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इन्हें अपनी बहू पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। मन ही मन सोच रहे थे कि दिल तो करता है कि अभी बोल दूं कि मैं तुम लोगों की कमाई नहीं खा रहा, या दुकान या बड़ा सा घर या सब कुछ मेरा खरीदा हुआ है। सोचते सोचते बसंत जी के हाथों से पानी का गिलास गिर गया और रसोई घर में चारों तरफ पानी फैल गया। गिलास गिरने की आवाज़ सुनकर बहू नीलम भागती हुई आई और रसोई में चारों तरफ पानी गिरा देखकर बसंत जी पर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आपको एक बात समझ नहीं आती? जब मैंने आपको रसोई में आने से मना किया था, फिर क्यों आए आप रसोई में? पूरी रसोई पानी पानी कर दिया। चलिए अब जल्दी से साफ कीजिए। बहू नीलम का इस तरह से जोर जोर से चिल्लाना क्या कम था कि उनका बेटा रोहित भी पीछे से चिल्लाता हुआ आया और कहने लगा, पिताजी, जब नीलम ने आपको रसोई आने से मना किया था तो फिर आप रसोई घर में क्यों आए? अरे पूरे घर में इधर उधर घूमना क्या जरूरी है आपका? एक जगह पर बैठा नहीं जाता। सारा मज़ा खराब कर दिया। ऐसा कहते हुए बेटा बहू पैर पटकते हुए रसोई से बाहर चले गए। भूखे रहने का दर्द इतना नहीं था जितना अपने ही बच्चों से जिल्लत भरी बातें सुनने का दर्द था। आज बसंत जी पूरी तरह टूट चुके थे। भरी आंखें लिए कांपते हाथों के साथ उन्होंने रसोई साफ की और नजरें झुकाए वह अपने कमरे में चले गए और अपने बिस्तर पर फूट फूट कर रोने लगे। खाना खाने के बाद सभी लोग चले गए और बसंत जी अभी भी अपने खाने का इंतजार कर रहे थे कि नीलम बहू कुछ खाने को दे दे, लेकिन बेटे बहू तो रसोई बंद करके अपने कमरे में चले गए। थक हार कर बसंत जी नीलम बहू को आवाज़ देते हुए बोले, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। अंदर से बेटा बहू दोनों ही गुस्से में चिल्लाते हुए बोले, मेहमानों के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। सब चार बातें कर रहे थे, आज आपको खाने को कुछ नहीं मिलेगा। अगर चुपचाप घर पर रहना है तो रहो, नहीं तो इस घर से निकल जाओ। हमें आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने बेटे से यह बातें सुनकर बसंत जी अंदर तक पूरी तरह से टूट चुके थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कहाँ जाए, लेकिन अब यह अपमान भी उनके बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने अपना एक पुराना संदूक खोला। संदूक में उनके पुराने पर्स में कुछ पैसे रखे थे। वह पैसे निकाल कर उन्होंने अपनी जेब में डाले और अपनी छड़ी उठाकर बाहर की ओर चल दिए। बेटे बहू ने उन्हें जाते हुए देखा, लेकिन किसी ने रोककर इतना नहीं पूछा कि पिताजी इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं। बसंत जी की जेब में कुल मिलाकर 1000 रुपये पड़े थे। चलते हुए वह सोचे जा रहे थे कि इन 1000 से वह क्या कर सकते हैं। भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी थी, इसलिए उन्होंने सबसे पहले 50 रुपये से एक छोटे से ढाबे पर खाना खाया और पेट की भूख शांत की और वापस घर आकर सुकून से सो गए। और दूसरे दिन भी वे सुबह सुबह ही घर से निकल गए। बसंत जी शुरू से ही एक सफल व्यापारी थे। वह बूढ़े जरूर हो चुके थे, लेकिन उनका दिमाग अब भी एक व्यापारी वाला ही था। बाकी के बचे हुए रुपये हाथ में लेकर वे सोचने लगे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे उन्हें भूखे पेट ना सोना पड़े। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने बचे हुए पैसों से कुछ चिप्स के पैकेट, बलून खरीदे और पास के पार्क में जाकर आने जाने वालों को चिप्स और बलून बेचने के लिए खड़े हो गए। काफ़ी देर तक उनका खरीदने के लिए कोई नहीं आया। गर्मी में खड़े खड़े वह पसीने से भीग रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हौसला बनाए रखा। धीरे धीरे उनके चिप्स के पैकेट और बलून बिकने लगे और शाम होने तक उनके सारे सामान बिक गए और उन्हें 200 का फ़ायदा भी हो गया। रात होने को थी
तो घर लौटते हुए उन्होंने रास्ते में ढाबे से खाना खाया, क्योंकि उन्हें पता था कि घर पर नीलम बहू तो खाने को कुछ देने नहीं वाली, इसलिए खाना खाकर वह घर लौट आए। अब हर रोज ही बसंत जी ऐसा करने लगे। वह बूढ़े जरूर हो गए थे, लेकिन इस उम्र में भी उन्हें मेहनत करने में कोई परेशानी नहीं होती थी। सुबह घर के सारे काम करने के पश्चात बसंत जी रोजाना चिप्स के पैकेट और बलून बेचने के लिए दिन भर एयरपोर्ट के बाहर और शाम में पार्क में बाहर जाकर खड़े होकर बेचने लगते। और बेटा बहू को तो वैसे भी उनके घर में होने ना होने से कोई मतलब था नहीं, इसलिए बसंत जी के बेटा बहू भी उनसे कभी न पूछते कि आप इतने समय के लिए कहाँ जाते हैं। अब धीरे धीरे बसंत जी के पास अपना खर्च करने के लिए कुछ पैसे इकट्ठे होने लगे थे, और उन्हीं पैसों से वह भरपेट खाना भी खा लेते और कुछ पैसे बचा भी लेते। अब उन्हें हर छोटी छोटी चीज़ के लिए अपने बेटे बहू के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ते थे। ऐसा करते करते 4 महीने बीत गए। 4 महीने के बाद बसंत जी के पोते विवेक की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब वह अपने मम्मी पापा और दादाजी को सरप्राइज देने के लिए इंडिया वापस आ रहा था। फ्लाइट में बैठे बैठे मन ही मन वह सोच रहा था कि मुझे अचानक अपने सामने देखकर मेरे मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे और दादाजी तो मुझे गले से लगा लेंगे। आखिर इतने सालों बाद वह अपने बेस्ट फ्रेंड दादाजी से मिलेंगे। प्लेन में बैठे बैठे विवेक अपने पुराने दिनों में खो गया था कि विदेश जाने की बात सुनते ही उसके दादाजी की आंखों में आंसू आ गए थे। और आज उसे अचानक अपने सामने देखकर उसके दादाजी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। अपने दादाजी से फिर से वही कहानी सुनेगा, उसके साथ घूमेगा फिरेगा और भी ना जाने क्या क्या। इसी सोच विचार में उसकी प्लेन दिल्ली हवाई अड्डे पहुंच गई। जैसे ही विवेक एयरपोर्ट से बाहर निकला तो वहीं गेट के बाहर उसके दादाजी बहुत से चिप्स के पैकेट और बलून हाथ में लिए बेच रहे थे और रह रह कर अपने रुमाल से अपना पसीना पोंछ रहे थे। विवेक उनके पास जाकर देखा तो विवेक की आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वह सचमुच उसके दादाजी ही थे। दादाजी आने जाने वाले लोगों को बुला बुलाकर चिप्स के पैकेट और बैलून खरीदने की गुजारिश कर रहे थे। जैसे ही विवेक उनके पास गया तो बसंत जी बिना देखे ही उसे बोला, बेटा चिप्स खरीद लो, मात्र 10 रुपये का है एक पैकेट, बताओ कौन सा चाहिए। उसी समय विवेक की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। भरे गले से विवेक बोला, मुझे तो बस मेरे दादाजी चाहिए। अपने पोते की आवाज़ सुनकर बसंत जी ने जैसे ही नजरें उठाई तो सामने उनका पोता विवेक खड़ा था। दोनों दादा पोता एक दूसरे से खूब कसकर गले मिले और फूट फूट कर रोने लगे। फिर विवेक ने अपने दादाजी की ओर गौर से देखा। वह पहले से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। उनके चेहरे को देखते ही उसे प्रतीत हुआ मानो उन पर वेदनाओं का पहाड़ चकनाचूर हो गए हो। भरे गले से विवेक ने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी लेकिन आप यहाँ ऐसी हालत में चिप्स क्यों बेच रहे हैं? इस उम्र में तो आपको आराम करना चाहिए। अब आपको चिप्स बैलून बेचने की क्या ज़रूरत पड़ गई? और मम्मी पापा कहाँ हैं? क्या उन्होंने आपको यह सब करने से मना नहीं किया? देखिए तो कितनी तेज़ गर्मी पड़ रही है और आप पसीने से पूरी तरह भीग चुके हैं। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पहले ही मैं अपनी दादी को खो चुका हूँ। आज इतने दिनों बाद अपने पोते के मुंह से अपनापन और प्यार भरे शब्द सुनकर बसंत जी फूट फूट कर रोने लगे। जैसे ही बसंत जी ने अपने पोते को अपने ऊपर हुए अत्याचारों के बारे में सब कुछ बताया तो विवेक के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके पापा मम्मी ऐसा भी कर सकते हैं। उसका सर चकराने लगा। आज तक तो वह अपने जिन माता पिता को भगवान का दर्जा देता आया था, उनकी करतूत सुनकर वह दंग रह गया था। इंसान के भेष में कोई शैतानों वाली हरकत भी कर सकता है, उसे यह बात मालूम नहीं था। लेकिन अब विवेक ने ठान लिया था कि जिन लोगों ने उसके दादाजी के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया है, उन्हें वह सबक सिखा कर रहेगा।
इसलिए सबसे पहले वह अपने दादाजी को एक बढ़िया से होटल में ले गया और वहाँ पर उन्हें स्वादिष्ट खाना खिलाया और उसके बाद उस होटल में उनके लिए एक आरामदायक कमरा बुक करवा दिया और उसके बाद सभी ज़रूरतों की चीज़ें उनके पास रखवा दी। थोड़ी देर उनके साथ समय बिताया और फिर बोला, दादाजी आप यहाँ आराम से रहिए, मैं बीच बीच में आकर आपसे मिलता रहूँगा। आपके लिए खाना वेटर आकर आपके कमरे में आपको देकर जाएंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ऐसा कहकर विवेक अपने घर की ओर चल दिया। जैसे ही विवेक अपने घर पहुंचा तो उसे अपने सामने खड़ा देखकर उसकी माँ नीलम बहुत खुश हो गई और बोली, अरे बेटा, तुमने बताया नहीं कि तुम भारत वापस आ रहे हो। हमें बताते तो हम तुम्हारे स्वागत की अच्छी तैयारी करके रखते। फिर विवेक अपनी माँ की आंखों में आंखें डालते हुए गंभीर स्वर में बोला, लेकिन अगर मैं पहले बता देता तो मैं वह सब कैसे देखता जो मैंने आज अपनी आंखों से देखा है। तभी नीलम जल्दी से अपने पति को आवाज़ लगाते हुए बोली, अजी देखिए तो हमारा बेटा आया है, कुछ ही सालों में कितना बड़ा हो गया है। आंखों में खुशी के आंसू लिए जैसे ही नीलम अपने बेटे को गले लगाने लगी तभी विवेक ने अपनी माँ से पूछा, माँ पहले मुझे यह बताओ कि दादाजी कहाँ हैं, वह घर में नज़र क्यों नहीं आ रहे। ऐसा कहते हुए विवेक अपने दादाजी के कमरे में चला गया, लेकिन दादाजी तो वहाँ नहीं थे। उसे यह मालूम था, वह बस अपने माता पिता के सामने नाटक कर रहा था। तभी नीलम घबराई सी उसके पीछे पीछे आ गई और फीकी सी हंसी लिए बोली, अरे बेटा तुझे तो मालूम है, तेरे दादाजी कुछ काम धाम तो करते नहीं हैं, बस सारा दिन खाते पीते रहते हैं और अपने कमरे में पड़े पड़े बोर होते रहते हैं। इसलिए हमने ही उन्हें कहा था कि कभी कभार बाहर भी चले जाया करो, नहीं तो हड्डियां जाम हो जाएगी। अपनी माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर विवेक की हैरानी का ठिकाना ना हो रहा था। सुबह से रात हो चुकी थी, लेकिन बसंत जी अभी तक घर नहीं लौटे थे। तब विवेक ने अपने पिता से पूछा, पापा दादाजी अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? क्या आपको उन्होंने कुछ नहीं बताया कि वह कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, कभी कभी तो तेरे दादाजी अपने दोस्तों के घर चले जाते हैं, तो वहीं पर एक दो दिन रुक भी लेते हैं। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रात बहुत हो चुकी है, अब तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अगले दिन सुबह विवेक तैयार होकर अपने दादाजी से मिलने होटल निकल गया और वहीं बैठकर उनके साथ खाना खाया और अपने दादाजी को हिम्मत देते हुए बोला, दादाजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर विवेक अपने दादाजी को लेकर अपने घर पहुंचा तो विवेक के माता पिता उन दोनों को एक साथ देखकर हक्के बक्के रह गए। तभी नीलम ने हड़बड़ाते हुए अपने बेटे विवेक से पूछा, अरे बेटा तुम्हें दादाजी कहाँ मिले? तो विवेक अपने चेहरे पर नफरत के भाव लिए अपनी माँ की ओर देखते हुए बोला, माँ आपने तो मुझे सही ढंग से कुछ बताया नहीं कि दादाजी कहाँ गए हैं, लेकिन मैंने अपने दादाजी को ढूंढ लिया। अपने बेटे की बात सुनकर दोनों माता पिता उससे नजरें चुराने लगे तो विवेक बोला, शर्म आती है मुझे आप दोनों को अपने माता पिता कहते हुए। कितने एहसान फरामोश लोग हैं आप, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे थे। क्या आप जानते हैं, कल मैंने एयरपोर्ट के बाहर अपने दादाजी को चिप्स के पैकेट्स और बैलून बेचते हुए देखा। अगर मैंने यह सब ना देखा होता तो मेरे सामने आप लोगों की असलियत तो कभी आती ही नहीं। अरे कहा जाता है कि महिलाएं नर्म दिल की होती है, लेकिन आप एक औरत होकर अपने पिता समान इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? और पापा आप अपने पिता को सताकर तो आपको नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। एक बेटा होते हुए भी आप अपने बूढ़े पिता की तकलीफ नहीं समझ पाए। कल को अगर यही सलूक मैं आप दोनों के साथ करूं तो आपको कैसा लगेगा? और आप शायद यह भूल गए थे कि यह बड़ा सा घर
और यह बड़ी सी दुकान जिस पर आप दोनों कब्जा करके बैठे हो, वह सब मेरे दादाजी की है। ये सब के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की है, तब जाकर आप लोगों को ये सारी सुख सुविधाएं मिली हैं। और अपने उन्हीं पिता को आपने रात की बची हुई सूखी रोटियां खिलाई, बासी चावल खिलाए। उनके कमरे में एक पंखा तक नहीं लगवाया है आप दोनों ने। अरे, ऐसा सलूक तो कोई अपने घर के नौकर के साथ भी नहीं करता जैसा आपने अपने पिता के साथ किया है। इस बात की सज़ा तो आपको मिलनी ही चाहिए। उसी समय पुलिस इंस्पेक्टर घर पर पहुंच गए। तभी विवेक बोला, यहाँ आने से पहले हमने आप दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी थी। इंस्पेक्टर को देखते ही रोहित और नीलम तुरंत पिता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और गिड़गिड़ा कर बोलने लगे, हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। हमें अपनी गलती का एहसास है। उसी समय एक जोरदार चटाक की आवाज़ आई और अपनी गाल पर पड़े तमाचे के कारण रोहित जमीन पर गिर गया। तब बसंत जी बोले, अरे, ऐसी औलाद से तो बेऔलाद रहना ज़्यादा बेहतर था। इन लोगों को ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। अपने पिता के मुंह से यह बातें सुनते ही वे दोनों माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाने लगे। जैसे ही पुलिस उन्हें बाहर की ओर ले जाने लगी, तभी बसंत जी ने देखा कि इनके पोते विवेक की आंखों में आंसू थे। उसी समय वे बोले, इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ। इन दोनों को छोड़ दीजिए। उसके बाद इंस्पेक्टर ने रोहित और नीलम को चेतावनी देते हुए कहा, बुढ़ापा तो सभी को आना है। आज आपके पिताजी बूढ़े हैं, कल आप लोग भी बूढ़े होंगे और जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। यह बात हमेशा याद रखना। इतना कहकर इंस्पेक्टर चले गए और विवेक अपने दादाजी के गले लग पड़ा और फूटकर रोने लगा। उस दिन के बाद से बसंत जी के बेटा और बहू उनका खूब अच्छे से ख्याल रखने लगे। उनकी हर छोटी से छोटी ज़रूरत और खाने पीने का ध्यान वह बहुत अच्छे से रख रहे थे। अब बसंत जी अपने घर पर बहुत शान से रहते और हर पल अपने पोते को दिल से धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।